Good morning, all of you. Myself, Dr. Rajkumar Behrwa, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक का नाम है गुट निरपेक्षता, द नॉन एलिगमेंट। गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्षता का सूत्रपात कहाँ से होता है और क्यों होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंदर हम सबको मालूम है कि हमने आपको पूर्व में अध्यायों में पढ़ाया भी कि विश्व दो गुटों के अंदर विभाजित हो चुका था। साम्यवादी गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दोनों गुटों के बीच में वर्चस्व को लेकर, विचारधारा को लेकर काफी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न थी। तो दूसरी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दूसरे आयाम को हम देखते हैं तो जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंदर जो नवोदित जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, तृतीय विश्व के जो देश थे, विकासशील दो देश थे, उनमें ये विडंबना थी कि वो अभी भी नए नए स्वतंत्र हुए थे और वो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। किसी भी विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते थे। वे स्वतंत्र अपनी विदेश नीति को रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का जो सूत्रपात जो होता है वो इन्हीं बातों को लेकर सूत्रपात होता है कि हम कैसे भी हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखें। इसके लिए वो सभी इसके लिए प्रयासरत थे। जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर हो, चाहे अन्य विद्वान हो, एम.एस. राजन हो, आदि ने गुट निरपेक्षता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। जॉर्ज लिस्का का मानना है कि किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है, किंतु गुट निरपेक्षता का अभिप्राय सही और गलत में भेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना है। गुट निरपेक्ष वे देश कहलाते हैं या कहे जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हो, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हो, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक दूसरे के विरोधी जो शक्ति शिविरों से दूर यानी अलग रहकर रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुट निरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 प्रमुख कर्णधार थे, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के टीटो, ये प्रमुख इसके कर्णधार थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को सूत्रपात करते हैं। इन्होंने 5 आधारों को स्वीकार किए गुट निरपेक्षता के। पहला आधार था कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो।
तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ में द्विपक्षीय समझौता न किया हो। और अंतिम पांचवा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत नहीं प्रदान की हो। इस प्रकार से अगर ये सब शर्तें पूरी करते हों, जो भी देश शर्तें पूरी करता हो, वो गुटनिरपेक्षता का सदस्य हो सकता है। गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी गुट के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित न होना, पश्चिम या पूर्वी गुटों के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना, हर प्रकार की आक्रामक संधि से अपने आप को दूर रखना, शीत युद्ध से पृथक रखना और राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना ही गुटनिरपेक्षता है। तो हमने आपको ऊपर गुटनिरपेक्षता के बारे में बताया। अब क्या चीज गुटनिरपेक्षता नहीं है, किस चीज को हम गुटनिरपेक्षता नहीं मानते, तो किस चीज को नहीं मानते? फर्स्ट ऑफ ऑल कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय मामलों अथवा अन्य देशों के प्रति निषेधात्मक नीति या दृष्टिकोण नहीं है, यानी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है कि किसी के अन्य के मामलों में बोले ही नहीं। अगर जहां आवश्यक हो, उचित हो, वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बोला भी जाना चाहिए। दूसरा है कि गुटनिरपेक्षता व्यापक महायुद्ध के समय लड़ाई में हिस्सा न लेने वाले देश की तटस्थता नहीं है कि विश्व युद्ध चल रहा है और अपने आप को तटस्थ बनाए रखे। नहीं, विश्व में शांति के लिए प्रयास गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा, गुटनिरपेक्षता निसंगतवाद नहीं है, बल्कि प्राय सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा, गुटनिरपेक्षता का अर्थ किनारे बैठ जाना नहीं है, यानी अपने आप को विश्व राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेना, ये गुटनिरपेक्षता का परिचय नहीं है। पांचवा, गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति न्यायाधीश जैसी निरपेक्षता का घोतक भी नहीं माना जाता। विश्व राजनीति के खेल में अपने आप की निर्णायक भूमिका गुटनिरपेक्ष राष्ट्र को निभानी चाहिए। छठा, गुटनिरपेक्षता आत्मोत्सर्ग भी नहीं है, यानी और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र निरे परोपकारी नहीं होते, ये राष्ट्रहित परक नीति भी अपनाते हैं। सातवां, गुटनिरपेक्षता कोरी कल्पना अथवा सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। आठवां है कि जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना है वे सदा कैसी भी परिस्थिति में इस पर नीति पर चलने के लिए नहीं बंधे हुए हैं। नौवां, गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का एकमात्र साधन भी नहीं है, हालांकि। और अंततः हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष देश किसी भी तीसरी शक्ति के घोतक नहीं है, न इसका उद्देश्य किसी तीसरे शिविर अथवा राष्ट्रों के गुट का उद्भव करना है। ऐसा दे तो गुटनिरपेक्षता के आधार के विरुद्ध होगा। अब गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, उसकी जो सदस्यता है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी कि स्वतंत्र विदेश नीति का अपनाएं, किसी भी सैनिक शक्ति में शामिल ना हो, किसी भी गुट में शामिल ना हो सैनिक गुट में, और किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय सैन्य समझौता ना करे, अपने महाशक्ति को सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए ना प्रेरित करे। तो ये सब अगर कोई शर्तें पूरी करता है तो वो राष्ट्र गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। अब गुटनिरपेक्षता को जो प्रोत्साहन देने वाले जो कारक है वो कौन कौन से, अर्थात वे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता को राष्ट्र क्यों अपनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गुटनिरपेक्षता के उदय के लिए बहुत सारे उत्तरदायी कारण रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो उत्तरदायी कारण रहा है वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध हमने आपको पहले विस्तार से पढ़ाया कि ये दोनों महाशक्तियों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक युद्ध था, ये वाक युद्ध था।
और वाक युद्ध में शीत युद्ध के वातावरण में नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रोत्साहन होने का कारण था मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी कि वह एक केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशोषण से एकदम मुक्त प्रतीत भी हो। तीसरा, ये सैनिक गुटों के से पृथक रहना चाहते थे। कालावधि में 1945 और 50 की कालावधि में एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सब शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्करों में फंस जाते, इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर न मिल पाता और ये सदैव के लिए दबकर रह जाते। तो अपने आप को सैनिक गुटों से पृथक रहना भी एक प्रेरणा का कारण था। चौथा, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थी। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बचाए रखना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में जहां किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो और उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाए। इसलिए वे आजमाइश और गलती के तरीके से अपने ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा दार्शनिक मूल्यों और विश्वासों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए विकास का आदर्श मार्ग निर्धारित करना चाहते थे। पांचवा प्रेरक कारण है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र स्थिति में नहीं है और दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य भी नहीं है। छठा है आर्थिक कारक। गुटनिरपेक्षता का अन्य कारण और सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक है। प्राय सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और रहन सहन का स्तर भी इनका नीचा था। अतः इनका विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय तुरंत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इनके लिए इनके पास में पूंजी नहीं थी, न तकनीक कौशल था। इसलिए इन्होंने एक गुट में शामिल न होकर अधिक से अधिक सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्र विदेश नीति का इन्होंने चयन किया। अब जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसका किस प्रकार से संचालन होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए किसी स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है। फिर भी गुटनिरपेक्ष देशों में आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए तथा आंदोलन की प्रगति और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए दो प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया है। पहला है समन्वय ब्यूरो और दूसरा है शिखर सम्मेलन। सम्मेलन भी दो प्रकार के हैं, एक तो गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है और दूसरा है शिखर सम्मेलन है। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीन संस्थाओं का विकास हुआ है। पहला समन्वय ब्यूरो, दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा है शिखर सम्मेलन। पहला है समन्वय ब्यूरो यानी कोऑर्डिनेशन ब्यूरो। गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी या सक्रिय केंद्र है। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा भी कहा जाता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए
मसौदा तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई अगुवाई भी ये करता है। ठीक है। दूसरा है मंत्री स्तरीय यानी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। सम्मेलन जहां गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इच्छुक देशों के आवेदन पत्र, विचार विमर्श और निर्णय भी लेता है। और अंतिम होता है शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद होता है। इसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। एक तो पूर्ण सदस्य, एक पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य और चौथा होता है अतिथि सदस्य। शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अर्थ, परिभाषा और गुटनिरपेक्ष चीज में हमको क्या क्या चीजें हम सम्मिलित करते हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम किन चीजों को शामिल नहीं करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसको प्रोत्साहन दिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार से काम करता है, इसका समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन किस प्रकार से आयोजित होते हैं आदि विषय पर हमने आपको विस्तार से बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।